शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको दिखाएंगे बृजभूषण के घर जब पुलिस पहुंची तो क्या हुआ, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है। क्या मोदी के खिलाफ कोई सीक्रेट साजिश हुई है? सवाल इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जीते, विरोधी चाहते थे कि मोदी प्रधानमंत्री ना बनने पाए। पीएम मोदी 2019 में जीते और अब 24 की तैयारी है। विरोधी अब साम दाम दंड भेद सारा जोर लगा रहे हैं कि मोदी को रोक दें। तो क्या मोदी को रोकने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग हुई? अगली तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी अमेरिका में कहा गया कि राहुल गांधी, मीडिया रिपोर्ट से राहुल गांधी एक शख्स से मिले, सीक्रेट मीटिंग हुई और यह जो शख्स है कोई आम आदमी नहीं है। इमरान खान की सरकार गिराने, इमरान खान का तख्ता पलट करने का आरोप इमरान ने डोनाल्ड लू पर लगाया था। आरोप है कि राहुल गांधी की एक सीक्रेट मीटिंग हुई, खुफिया बैठक व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड लू से। जो आदमी सरकार गिराने और तख्ता पलट करने के लिए जाना जाता है, राहुल भला उससे क्यों मिले? आइए अब आपको सुनवाते हैं। सुनिए जरा इस खुफिया बैठक के पीछे वजह क्या थी। आखिर इस सीक्रेट मीटिंग के जरिए क्या मोदी को रोकने की कोशिश? देखिए रिपोर्ट। क्या पीएम मोदी के तख्ता पलट की साजिश हो रही है? क्या मोदी को हटाने के लिए 7 समंदर पार खुफिया प्लान बनाया जा रहा है? राहुल गांधी ने अमेरिका में एक सीक्रेट मीटिंग की है। कांग्रेस का पूरा स्वभाव एक प्रकार से लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही रहा है। 10 दिन बाद मोदी जिस अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, जो सुपर पावर मोदी के स्वागत की तैयारी कर रहा है, वहां राहुल गांधी किसके साथ खुफिया बैठक कर रहे हैं? क्या मोहब्बत की दुकान के बहाने राहुल के निशाने पर कोई मोदी विरोधी प्लान है? ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए? ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे? ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे? आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्री। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये कह चुकी है और आप में से कई मीडिया नेटवर्क्स इस बात को पहले से ही जनता के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं कि कैसे कांग्रेस का नेतृत्व हमारे लोकतंत्र पर चोट करने के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस सत्ता की भूख में अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर चोट करने के लिए आमादा है। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। पर जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। हमें देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। सवाल यह है, राहुल की ये जो खुफिया बैठक हुई है इस पर हंगामा और बवाल मचा है। यह सीक्रेट मीटिंग क्यों हुई है? क्या यह सीक्रेट मीटिंग किसी टूल किट का हिस्सा है? 2024 में मोदी को शिकस्त देने का हिस्सा है? यह आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी को आप देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि राहुल गांधी ने व्हाइट हाउस के अंदर बहुत से ऑफिस हैं, यह मत समझिएगा बाइडेन ने बुलाई थी बैठक। व्हाइट हाउस के अंदर राहुल गांधी ने यह मीटिंग की है। जैसे भारत में साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक है, वैसे व्हाइट हाउस में बहुत से ब्लॉक्स हैं। वहां यह सीक्रेट मीटिंग हुई। राहुल गांधी अमेरिका में विवादित अधिकारी से मिले,
राहुल गांधी ने यह मुलाकात व्हाइट हाउस में की। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की जानकारी नहीं दी है। मुलाकात पर कांग्रेस ने भी कोई बयान जारी नहीं किया, जबकि विदेश में हर मीटिंग की पूरी जानकारी दी जाती है। ऐसे में राहुल गांधी की इस सीक्रेट मीटिंग पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले इसका मकसद आखिर क्या था? क्योंकि राहुल की मुलाकात को गोपनीय रखा जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसमें देश विरोधी बात हुई है। सवाल उठ रहा है क्योंकि राहुल जिससे मिले वो तख्ता पलट का मास्टरमाइंड है। खबर है कि राहुल ने डोनाल्ड लू से यह सीक्रेट मुलाकात की है। पाकिस्तान में इमरान के तख्ता पलट में डोनाल्ड लू का ही नाम था। राहुल गांधी ने विवादित अधिकारी से मुलाकात की। डोनाल्ड लू अमेरिका के फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, बहुत छोटे अधिकारी हैं, फिर भी मिले। अमेरिकी सरकार में उन्हें 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। फिलहाल दक्षिण और मध्य एशिया में सहायक सचिव हैं। भारत में 2010 से 13 तक अमेरिकी मिशन के डिप्टी चीफ रहे हैं। उस समय भारत में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी उस दौरान। अब आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मामलों के जानकार फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव को जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो गहरी हैं, मजबूत हैं, मैच्योर हैं। यदि भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र न होता तो श्री राहुल गांधी को इस तरीके से मुलाकात करने का अवसर नहीं मिलता और उसमें अनेक चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता। ये जो मुलाकात है इस बात को दर्शाती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के सभी लोगों के साथ, सभी नागरिकों के साथ, सभी पार्टीज के साथ संपर्क में रहता है और जाहिर है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले राष्ट्र के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। राहुल गांधी जिस शख्स से मिले डोनाल्ड लू, इसने इमरान खान का तख्ता पलट किया था। तो एक तख्ता पलट करने वाले से क्यों मिले? यह है डोनाल्ड लू और यह इमरान खान। इमरान खान ने ऑन कैमरा कहा था, इस शख्स का नाम लिया था कि इसने मेरी सरकार का तख्ता पलट करवाया है। डोनाल्ड लू ने मेरी सरकार गिरवाई। इमरान को सुनवाएंगी भी आपको, लेकिन पहले देखिए डोनाल्ड लू कैसे साजिश करता है। राहुल गांधी आखिर उस शख्स से क्यों मिल रहे हैं? पहली बार ऐसे शख्स से नहीं मिले। आपको याद होगा डोकलाम में इधर चीन से लड़ाई चल रही थी, वहां चीन के लोगों से मिल रहे थे, वहां उनके राजदूत से मिल रहे थे। देखिए जरा इमरान खान, ये डोनाल्ड लू आप देख रहे हैं। 2022 में इमरान की सरकार का तख्ता पलट हुआ था। तब अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान की कुर्सी चली गई थी। इमरान ने इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया था। यह तक कह दिया था कि अमेरिका ने उनकी सरकार गिराई है। बाद में इमरान ने एक अधिकारी का भी नाम लिया था। आप जानते हैं वो अधिकारी कौन था जिससे राहुल गांधी मिले? अमेरिकी अधिकारी का नाम डोनाल्ड लू है और यानी डोनाल्ड लू ने ही इमरान की सरकार गिराई है। डोनाल्ड लू लगातार इमरान के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इमरान ने धमकी भरा संदेश मिलने की भी बात कही थी। कहा कि लू ने पाकिस्तानी राजदूत के जरिए यह करवाया, अविश्वास प्रस्ताव से बच गए तो अंजाम बुरा होगा, यह भी धमकी मिली थी इमरान को। इस धमकी के बाद अमेरिकी दूतावास में हलचल बढ़ गई थी। इमरान ने कहा मेरी पार्टी के कई सांसद दूतावास आने जाने लगे थे। डोनाल्ड लू के इशारे पर वो पार्टी विरोधी होने लगे थे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव में वो मेरे खिलाफ हो गए थे। अब सोचिए ये शख्स कौन है? मतलब डोनाल्ड लू की साजिश से इमरान की कुर्सी चली गई। बाद में इमरान ने लू को हटाने की अपील की अमेरिका से कि इस आदमी को हटाओ, लेकिन अमेरिका ने इमरान की मांग ठुकरा दी। तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आखिर डोनाल्ड लू से क्यों मिले? अब जरा सुनिए, इस तख्ता पलट करने वाले शख्स का नाम खुद इमरान खान ले रहे हैं जिससे राहुल की सीक्रेट बैठक हुई। सुनिए। इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोटेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स, वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का,
वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए। उसके उन मिनट्स के अंदर ये चीज कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था। सुन लिया आपने, इमरान कह रहे हैं डोनाल्ड लू ने उनकी सरकार गिराने में भूमिका निभाई। राहुल गांधी उस तख्ता पलट करने वाले से सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, यह दावा किया जा रहा है। राहुल गांधी कई दिनों से अमेरिका में है, 24 का चुनाव है, राहुल गांधी अमेरिका में है और अमेरिका में राहुल क्या कर रहे हैं? विदेश गए हैं, लेकिन उनके टारगेट पर कौन है? भारत का लोकतंत्र। उनके टारगेट पर कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी कह रही है राहुल सिर्फ भारत का अपमान कर रहे हैं। राहुल ने अब तक क्या क्या कहा? संविधान और लोकतंत्र पर खतरा बताया। भारतीय लोकतंत्र दुनिया की भलाई के लिए है, लोकतंत्र में बिखराव हुआ तो दुनिया में असर होगा। भारत में राजनीति करना अब आसान नहीं है, राहुल कह रहे हैं। भारत में पूरा विपक्ष संघर्ष कर रहा है। उम्मीद नहीं थी कि कभी मेरी सांसदी चली जाएगी। मानहानि केस में मुझे सबसे ज्यादा सजा दी गई है। 6 महीने पहले यह ड्रामा शुरू हुआ, वो कह रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर अमेरिका से विवादित बयान दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। गुरु नानक देव भी थाईलैंड गए थे। मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है। पीएम मोदी पर भी विवादित बयान दिया राहुल ने। पीएम मोदी तो भगवान को भी समझाने लगेंगे। अगर मोदी को भगवान के बगल में बिठा दिया जाए तो वो भगवान को भी समझाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे कि मैंने क्या बनाया है। राहुल गांधी ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे देश के पीएम के लिए। सुनिए जरा कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं और उन्हें बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह जवाब दे रहे हैं। मोदी जो कहते हैं विदेश मुल्क में जाकर कि 2014 साल के पहले हिंदुस्तान में जो जन्म लिए थे वो बड़ा शर्मिंदे थे, और ये देश की आजादी की समय से आज तक 2014 के पहले तक हमारे देश की तरक्की, विकास, योगदान, इसके खिलाफत करते हुए, इसको निंदा करते हुए, इसको छोटा करते हुए हादी बने हमारे पीएम साहब को, जयशंकर जी को पूछना चाहिए। वो देश को बदनाम करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप घूम घूम करके मोदी जी को गाली देते उन्हें पता नहीं है कि देश के बाहर कोई प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि राहुल गांधी अमेरिका में है, प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं, वहां तैयारी हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम की। उससे पहले राहुल गांधी अमेरिका में मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तख्ता पलट करने वाले शख्स से मिल रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर है जब उन्होंने अमेरिका की संसद में भाषण दिया था। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की संसद में भाषण देने वाले, यानी अमेरिका ने रेड कारपेट बिछा दिया है मोदी के लिए। अमेरिका ने कई तोपें लगाई हैं, 21 तोपों की सलामी होनी है पीएम मोदी। और उसी देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। देखिए जरा, अमेरिका जाएंगे मोदी तो तैयारी क्या है? तैयारी यह है कि अमेरिका ने रेड कारपेट बिछा दिया है। मोदी 21 जून को अमेरिका जा रहे हैं। पीएम मोदी का यह राजकीय दौरा है और पीएम मोदी का यह दौरा 4 दिन का होगा। इस दौरान वो बाइडेन के चीफ गेस्ट भी होंगे, उनका व्हाइट हाउस में जबरदस्त स्वागत होगा। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। मिलिट्री बैंड द्वारा दोनों देशों का राष्ट्रगान बजेगा। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष गिफ्ट का आदान प्रदान करेंगे। व्हाइट हाउस में उन्हें राजकीय भोज भी दिया जाएगा, जिसे अमेरिका में स्टेट डिनर के नाम से जानते हैं। कोई भी राष्ट्रपति एक बार ही ऐसा कर सकता है। जो बाइडेन ने इसके लिए पीएम मोदी को चुना है। सोचिए, राष्ट्रपति स्टेट डिनर देता है एक बार और बाइडेन ने किसे चुना है? प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए। इसलिए मोदी के इस दौरे पर दुनिया की नजर है। मोदी अमेरिकी संसद को भी संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन 22 जून को होगा। पीएम अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में संबोधित किया था। अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले दूसरे पीएम हैं मोदी।
जबकि दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं अमेरिका, देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे, और राहुल गांधी वहां जाकर भारत का ही अपमान कर रहे हैं। सुनिए। दौरानी भारत वर्ल्ड डेमोक्रेसी की मदर है, मदर ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी, और हमेशा ही हमने विश्व को, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे शांति हो, चाहे लोकतंत्र हो, उसका संदेश हमने दिया है। पर पता नहीं क्यों जॉर्ज सोर्स की टूल किट का हिस्सा खुद राहुल गांधी बने हुए हैं और भारत को बदनाम करने के लिए अपने कुछ चंद लोगों को सामने बिठाकर देश विरोधी बयान दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अमेरिका में होंगे, 23 जून को भी अमेरिका में होंगे, क्योंकि उनका 4 दिवसीय दौरा है। 23 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 23 जून को मोदी अमेरिका में होंगे और विरोधी पटना में होंगे। मोदी के खिलाफ एकजुट होने की तैयारी कर रहे होंगे। अब देखिए 23 को मोदी वहां, यानी मोदी के अमेरिका जाने से पहले राहुल अमेरिका में, मोदी अमेरिका में, तो विरोधी एकजुट हो रहे हैं कहां? पटना में। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। दरअसल 2 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका में होंगे। उनके अमेरिका दौरे पर दुनिया की नजर होगी, जहां से वो भारत की ताकत का एहसास कराएंगे, भारत के वर्ल्ड लीडर बनने का रोड मैप बताएंगे, पाकिस्तान, चीन, तुर्की को भी संदेश देंगे वहां से। और लेकिन ये सब विपक्ष के गले नहीं उतर रहा, उसे भारत की तरक्की रास नहीं आ रही। 23 जून को मोदी जो बाइडेन के साथ होंगे, 23 जून को ही विपक्ष बड़ी बैठक करेगा और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। नीतीश कुमार के बुलावे पर ये सारे नेता जुटेंगे। विपक्ष की ये बैठक बिहार के पटना में होगी। इस बैठक में विपक्ष के बड़े बड़े नेता जुटेंगे। खबर है कि इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे, ममता और अखिलेश भी बैठक में शामिल होंगे, स्टालिन और केजरीवाल भी बैठक में मौजूद होंगे, जिसमें मोदी के खिलाफ लड़ने का प्लान बनेगा। और बड़ा दिलचस्प है, केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से वक्त मांग रहे हैं तो नहीं दे रहे, लेकिन पटना में राहुल गांधी भी होंगे और अरविंद केजरीवाल भी होंगे। बड़ा दिलचस्प है, मोदी को हराने के लिए उस मंच पर 2 बिल्कुल धुर विरोधी राहुल और केजरीवाल एक साथ होंगे। सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और आरपी सिंह क्या कह रहे हैं। डरे हुए हैं 24 को लेकर के, उसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं, अभी कर्नाटका हारे, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, झारखंड हारेंगे। अभी चिंता करिए मत। तो ये बता दें कि जब जाएंगे वहां पर तो वहां पर लेफ्ट पार्टी के लोग भी आने वाले हैं, तो केरल में वह आपस से समझौता कर लड़ेंगे या आमने सामने लड़ेंगे। इकट्ठे होने से बात नहीं होती, ना नेता है ना नीति है। और दूसरा, ये कई बार साबित हो चुका कि दल आपस में नेता ऊपर के गठजोड़ कर लेते हैं, नीचे कार्यकर्ता उनका साथ चलता नहीं। यूपी के अंदर बुआ और भतीजा इकट्ठे आए थे, पर नीचे जमीन जुड़ी नहीं, उसका आउटकम भी देख लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, खबरों में आगे बढ़ता हूं। खबर एक और बड़ी यह है कि औरंगजेब पर ओवैसी बनाम बीजेपी हो गया, या इसे कहिए औरंगजेब पर औरंगजेब बनाम गोडसे हो गया। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो पोस्टर है जो लहराया गया महाराष्ट्र के कई शहरों में। अहमदनगर से पहले तस्वीर आई थी जिसमें औरंगजेब की तस्वीर थी हाथों में। इस तस्वीर के बाद बवाल शुरू हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया कि आखिर औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों हो रहा है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठियां चलाई। इस पर डिप्टी सीएम, अगली तस्वीर दिखाई, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा ये औरंगजेब की औलादें कौन है जिन्होंने औरंगजेब का पोस्टर महाराष्ट्र में लहराया, इनका इलाज करना होगा। इसलिए फडणवीस ने हमला किया उन लोगों पर जो पोस्टर लहरा रहे थे औरंगजेब का। अगली तस्वीर दिखाई। अब बात औरंगजेब की थी, लेकिन ओवैसी को क्यों चुभी? सवाल यह, जब हमला फडणवीस औरंगजेब पर कर रहे थे तो जवाब में औरंगजेब के ओवैसी ने गोडसे की औलाद का नाम उछाल दिया। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में माहौल गर्म है, औरंगजेब पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
अहमदनगर में औरंगजेब का पोस्टर लहराने और फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लगाने के आरोप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर लगे। अब ओवैसी ने इसे औरंगजेब वर्सेस गोडसे बना दिया है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र में सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है? क्या ये प्लानिंग 2024 चुनाव को लेकर बनाई गई? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि राज्य के तमाम सियासी दल इस विवाद में कूद पड़े हैं। अहमदनगर की घटना के बाद एनसीपी को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। बीजेपी इसे चुनावी सियासत बता रही है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। तो आखिर सच क्या है? और यह भी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस पर औरंगजेब के पोस्टर लहराने के पीछे किसकी साजिश है? अब आइए, अब आपको बताते हैं ये औरंगजेब और गोडसे की लड़ाई जो है कहां से कहां पहुंच गई। पहले फडणवीस ने कुछ कहा, उसका जवाब ओवैसी ने दिया। अब ये 24 से पहले जो लड़ाई है ये औरंगजेब बनाम गोडसे की हो गई। पहले डिप्टी सीएम ने कहा अचानक औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं। ओवैसी ने कहा कौन किसकी औलाद आपको कैसे मालूम? देवेंद्र फडणवीस ने कहा औरंगजेब की औलादों का मालिक कौन है? ओवैसी ने कहा फिर गोडसे की औलाद कौन है? फडणवीस ने कहा औरंगजेब के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फोटो लगाना अपराध नहीं है। फडणवीस ने कहा औरंगजेब की तस्वीर क्यों दिखाई गई? ओवैसी का कहना है क्या गोडसे के नाम पर भी बैन लगाओगे? फडणवीस ने कहा औरंगजेब और टीपू सुल्तान को महिमा मंडित किया जा रहा है। ओवैसी का कहना है बीजेपी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जलसे करवा रही है। फडणवीस ने कहा यह महज इत्तेफाक नहीं है, हमें इस मामले की तह तक जाना है। ओवैसी ने कहा बीजेपी चाहती है 24 के पहले महाराष्ट्र में दंगा हो। फडणवीस औरंगजेब को AIMIM ने ही कब्र से निकालने की कोशिश की है। ओवैसी ने कहा बीजेपी महाराष्ट्र में मुसलमानों को बदनाम कर रही है। यह जो लड़ाई थी, यह लड़ाई ठीक 24 चुनाव से पहले हो रही है। इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? ओवैसी को फडणवीस का औरंगजेब पर हमला करना क्यों चुभ रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जरा सुनिए दोनों को। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई? महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है? बोलो हमको। ये आपटे की औलाद कौन है? हमको बोलो। अब मैं आपको बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को आखिर औरंगजेब से क्या वास्ता। उसके पीछे बड़ी वजह है। वजह मैं आपको बताता हूं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, और जहां खड़े हैं ये औरंगजेब की कब्र है। औरंगजेब की मजार पर अकबरुद्दीन फूल चढ़ाकर फातिहा पढ़ने गए थे। अब औरंगजेब से इनका क्या ताल्लुक? आखिर औरंगाबाद में औरंगजेब की मजार पर क्यों गए? तो इसके पीछे ही पॉलिटिक्स है। आखिर औरंगजेब की मजार पर जाने के पीछे वजह कि असदुद्दीन ओवैसी का एक सांसद जो उस औरंगाबाद से ही आता है, जिसका नाम अब संभाजी नगर कर दिया गया, जहां औरंगजेब की मजार है। अब मैं आपको इसके पीछे की सियासत बताने जा रहा हूं। ये उनके भाई, ये औरंगजेब की कब्र। ओवैसी की नजर मुसलमान वोटों पर है वहां। ओवैसी खुद तो लंदन जाकर बैरिस्टर बन गए, लेकिन मुसलमानों के सामने औरंगजेब को हीरो की तरह रखना चाहते हैं और इसके नाम पर सियासत कर रहे हैं।
क्योंकि महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम वोटर, सियासत में मुसलमानों की नुमाइंदगी केवल 4% है। ऐसे में ओवैसी को महाराष्ट्र से बहुत उम्मीदें और इसलिए वो 24 की रणनीति में जुटे, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के केवल 2 सांसद हैं। ओवैसी खुद हैदराबाद से सांसद हैं, दूसरे सांसद हैं इम्तियाज जलील, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से चुनाव जीते हैं। वो औरंगाबाद जिसे अब संभाजी नगर से के नाम से जानते हैं। 2019 में यह सीट एआईएमआईएम को पहली बार मिली, लेकिन इस सीट से उनकी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ओवैसी भी खुलकर इसका जिक्र कर चुके हैं। ओवैसी कह चुके हैं महाराष्ट्र उनके लिए अहम है। 2024 में वो महाराष्ट्र में कई उम्मीदवार उतारेंगे। बीआरएस के साथ गठबंधन के संकेत भी उन्होंने दिए हैं। तेलंगाना में बीआरएस को समर्थन देंगे और महाराष्ट्र में समर्थन लेंगे। इससे एआईएमआईएम और बीआरएस दोनों को फायदा होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मैं बताऊं 21% मुसलमान है। औरंगाबाद में ही औरंगजेब की मजार है, जबकि मुंबई में 25% मुस्लिम वोटर है। मुंबई उपनगर में 20% मुसलमान, अकोला में 20%, परभनी में भी 17% है, अमरावती में 15%, लातूर में 15%, नांदेड़ में 14% और बुल्ढाना में 14% मुसलमान, जलगांव में 13% और वाशिम में 12% है, नासिक में 12% और उस्मानाबाद में 11% मुसलमान है। महाराष्ट्र में चूंकि मुकाबला तिकोना हो सकता है, ऐसे में ओवैसी को फायदा नजर आ रहा है। वैसे भी महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के 2 विधायक हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, इसलिए ओवैसी जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बयानबाजी में दूसरे दल भी कूद पड़े हैं। अब सवाल यह है, ओवैसी को हीरो बनाना है तो कम से कम खुद को बनाएं कि लोग औरंगजेब को हीरो ना माने, ओवैसी को मानकर पढ़ लिख लें कानून की पढ़ाई। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। संजय राउत तो कह रहे हैं औरंगजेब की तस्वीरें लहराने वालों को ठोक दो, सुनिए। कि कोल्हापुर का जो इंसिडेंट हुआ है, अब वहां पूरी तरह से शांति है। जो हुआ है कोल्हापुर जैसे शहर में, जो छत्रपति शाहू महाराज की भूमि है और ऐसा शहर है जहां इस प्रकार के दंगे कभी होते नहीं, फिर भी ये एक राजनीतिक साजिश है जो कर्नाटक में हुआ था और बीजेपी को उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, तो कोल्हापुर में वही प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता को भी अभी पता चला है, ये बाहर से लोग आते हैं और दंगे करवाते हैं। औरंगजेब वही है जिसने मेरे भाइयों को कत्लेआम किया, बाप को जेल में डालने का काम किया, दिल्ली के अंदर धर्म परिवर्तन करने का काम किया और देश के अंदर कत्लेआम मचाने का काम किया। जो हमारी संस्कृति हमारे विचारों के विरोध में है, हम उसको सम्मान कैसे देंगे? अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। मुगल आक्रमणकारी तो थे और आक्रमणकारी के रूप में आए, अंग्रेज भी उसी रूप में आए और दोनों ने भारत के शैक्षणिक, सामाजिक एवं अन्य सभी तानों को तहस नहस करने का कार्य किया। लेकिन आजादी के बाद भी तो प्रयास उस तरह से नहीं हुए, पूर्व की सरकारों ने उस तरह के प्रयास नहीं किए और पश्चिमी कल्चर को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है ब्रिजभूषण से जुड़ी। ब्रिजभूषण पर जो आरोप लगे, क्या वो झूठे आरोप है? खबर यह है कि ब्रिजभूषण पर जिस नाबालिग बच्ची ने, पहलवान ने आरोप लगाए थे यौन शोषण के, उसने आरोप वापस ले लिए। उसके पिता को सुनवाऊंगा, आरोप वापस ले लिए, उन्होंने माना है वो आरोप झूठे। लेकिन आज ब्रिजभूषण के घर पुलिस पहुंच गई। अगली तस्वीर दिखाई, ब्रिजभूषण के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ब्रिजभूषण के घर पुलिस पहुंच गई और दिल्ली पुलिस पहुंची और उसके साथ साथ कई पहलवान भी पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये ब्रिजभूषण के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंची है। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। दिल्ली पुलिस उन पहलवानों के साथ पहुंची ब्रिजभूषण के घर जो धरना दे रहे थे। देखिए रिपोर्ट।
बाहुबली ब्रजभूषण के घर पहुंच गई दिल्ली पुलिस। पुलिस के साथ पहलवान भी ब्रजभूषण के आवास पर थे। आखिर पहलवानों के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस धरने पर बैठे पहलवानों के साथ ही ब्रजभूषण के आवास पर पहुंच गई। 3 महिला पहलवान है जो अंदर गई है, बाकायदे गाड़ी से अंदर गई। एक साथ में उनके साथ पुलिस के भी जवान थे, वो उनके साथ ही अंदर गए, गाड़ी उतार के उनको बाहर निकल गई। इसके बाद से अभी भी उनकी मौजूदगी अंदर है ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जो आवास के लोग हैं सिक्योरिटी वाले, उनकी ओर से बार बार इस बात को डिनाई किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये जरूर खबर आ रही है कि कुछ महिला पहलवानों के अंदर होने की खबर है। ब्रजभूषण पहले दिन से कह रहे हैं अगर आरोप साबित हो गए तो वो फांसी पर लटकने को तैयार हैं। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। अब 15 जून की तारीख बहुत अहम होगी। क्या 15 जून के बाद बाहुबली की गिरफ्तारी होगी या फिर आरोपों की सच्चाई और झूठ से पर्दा उठ जाएगा? आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो दिल्ली पुलिस किसके साथ गई थी, दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के घर क्या किया, किन पहलवानों को लेकर पहुंची थी, ये देखिए जरा। ब्रजभूषण के सरकारी आवास पर पहुंची थी। ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की जांच तेज हो गई है। ब्रजभूषण के दिल्ली वाले घर में पुलिस पहुंची। दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम के 6 पुलिस वाले थे टीम में, और टीम में एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल थी। पुलिस टीम में 2 महिला पुलिसकर्मी भी थीं। आरोप लगाने वाली 2 महिला पहलवान साथ में थीं। पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए टीम पहुंची थी और टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की। पुलिस की टीम करीब 1 घंटे तक जांच करती रही। 15 जून तक एसआईटी को चार्जशीट दाखिल करनी है और आरोपों की जांच के लिए टीम आवास पर पहुंची थी। ब्रजभूषण के गोंडा स्थित घर पर भी पूछताछ हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के 15 करीबियों से पूछताछ की थी। ड्राइवर, माली, नौकर से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई। ब्रजभूषण के व्यवहार और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल जवाब हुए। एसआईटी अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। अब आपको दिखाते कि दिल्ली पुलिस जब पहुंची ब्रजभूषण के घर, इस दौरान बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा। दिल्ली पुलिस पूछताछ करने के लिए पहुंची तो बजरंग पुनिया कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं देखिए। बजरंग ने ट्वीट किया कि ब्रजभूषण की यही ताकत है, वह बाहुबल है और राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है, यह बजरंग पुनिया ने लिखा। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं कि जब पुलिस पहुंची ब्रजभूषण के घर तो ब्रजभूषण कहां थे, क्या कर रहे थे। सुनिए खुद ब्रजभूषण की जुबानी। क्या हुआ? सर पुलिस आई थी। हम तो कमरे में सो रहे थे भाई। सर क्या क्यों कीजिए? सर क्या कोई रेस्टोरेंट भी आए थे आपके पास? हमारे पास कोई नहीं। सर हमारे पास कोई नहीं आता। क्या हुआ? सर पुलिस आई थी। सर पुलिस आई थी। हम तो कमरे में सो रहे थे भाई। सर क्या क्यों कीजिए? सर क्या कोई रेस्टोरेंट भी आए थे आपके पास? हमारे पास कोई नहीं आता। सर हमारे पास कोई नहीं। हमारे पास कोई नहीं। हमारे पास कोई नहीं आता। तो आपने ब्रजभूषण को सुना। अब मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि जो नाबालिग बच्ची थी, नाबालिग पहलवान जिसने आरोप लगाया था ब्रजभूषण पर, वो आरोपों से पलट गई। अब तक इससे पहले भी हमने ही, ये भारत की बात है, मैं आपको बताया था कि कोर्ट जाकर बयान वापस ले लिया, जिसके बाद ये सारे पहलवान कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, ये खबर सही नहीं, उसने बयान वापस नहीं लिया। आज उसके पिता को मैं आपको सुनवाऊंगा, उसके दादा को आपको सुनवाऊंगा। पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे बच्ची नाबालिग पहलवान ने बयान वापस नहीं लिया। ब्रजभूषण पर पॉक्सो लगाई इसलिए है क्योंकि नाबालिग पहलवान ने आरोप लगाया था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए क्या आरोप थे और उसके पिता का क्या कुछ कहना है, क्यों आरोप लगाए गए थे। दरअसल ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे उसमें सबसे बड़ा उलटफेर है। नाबालिग पहलवान ने यौन शोषण केस वापस ले लिया। नाबालिग के पिता ने केस वापस लेने की पुष्टि की। पिता ने कहा मैंने बदले की भावना से केस दर्ज करवाया था, मेरी बच्ची को गलत तरीके से हरा दिया गया था एक मैच के दौरान,
मुझे यह लगा कि इसके लिए ब्रजभूषण जिम्मेदार है। जब हार की निष्पक्ष जांच का वादा किया गया तो हमने भी अपनी गलती सुधार ली। ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो की धारा अब हट जाएगी क्योंकि नाबालिग ने बयान वापस ले लिया। पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी ब्रजभूषण पर। इसमें 5 से 7 साल तक की सजा संभव है। केस वापस होते ही ये धाराएं हट जाएंगी। नाबालिग के चाचा ने भी एफआईआर पर सवाल उठाए थे। कहा था उनकी भतीजी नाबालिग नहीं है, नौकरी के लालच में भतीजी से झूठे आरोप लगवाए गए हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। उस नाबालिग पहलवान के पिता को पहली बार आप टीवी पर सुनने जा रहे हैं, जिसने ब्रजभूषण पर आरोप लगाए थे और कहा ये झूठे आरोप हैं। सुनिए जरा। जी WFI का जो रूल है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट कीजिए जी। तो मेरे को दिल्ली की जो व्यक्ति है ना, उससे कोई वो नहीं है, जो भी मेरी व्यक्ति है सर। ठीक है, लेकिन जो रेफरी है वो दिल्ली का था, उस जान को नहीं करवा दी। रेफरी किसने नियुक्त किया? फेडरेशन ने जी। जो भी टीम बनती है वो फेडरेशन वो करती है। जी जी। फेडरेशन हेड कौन है? ब्रजभूषण। तो किसके खिलाफ कंप्लेंट होगा? अगर अब आपको सुनवाने जा रहा हूं उस नाबालिग पहलवान के दादा को, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हम इसका अध्यक्ष पद पर इस्तीफा देते हैं और लखनऊ में हम कैंप में नहीं जाएंगे। जब ये रोहतक में ये इनको राजनीतिक सड़क मिला दी, इनकी ताकत बढ़ गई। इन्होंने अप्रैल में जो धरना दिया तो शुरू से ये एलिगेशन लगाने लगे इसके ऊपर, ये तो 2012 से लड़कियों का यौन शोषण करे है। 2012 से अब तक 2000 लड़कियां वहां कैंप में रह गई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ऐसा क्या हो गया कि इतनी लड़कियों के दौर से गुजरने के बाद इसी कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। इससे प्रतीत तो ये है भाई इन्होंने कहीं किसी ने प्री प्लानिंग तैयारी करवाई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होने की संभावना कम क्यों है। पहले कहा गया पॉक्सो लगी है, पॉक्सो में तुरंत गिरफ्तारी होती है। पॉक्सो का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपना बयान वापस ले लिया। पिता कह रहे हैं ब्रजभूषण से नाराज और गुस्सा थे इसलिए आरोप लगाया। ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। धारा 354 यानी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और धारा 34 समान इरादे से सामूहिक अपराध। इन धाराओं में 1 से 3 साल तक की सजा है। प्रदर्शनकारी पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े हैं, लेकिन एक नियम से ब्रजभूषण गिरफ्तारी से बचे। अर्नेस्ट जजमेंट की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है ब्रजभूषण की, जिसमें 7 साल से कम सजा वाली धारा में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती। पुलिस आरोपी को नोटिस भेजेगी और पूछताछ करेगी। आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है तो गिरफ्तारी होगी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार सरकार केस पर फैसला था। तब से अर्नेश जजमेंट गिरफ्तारी में अहम आधार बनता है। पुलिस जब गिरफ्तारी करती है या करने की सोचती है तो जमानत इस नियम पर लिया जाता है कि ये जो धारा लगी इसमें 7 साल से कम की सजा है। अर्नेश जजमेंट ये कहता है कि 7 साल से कम सजा वाले में तुरंत गिरफ्तारी ना हो, और इसी के तहत सांसद ब्रजभूषण अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, क्योंकि पॉक्सो की जो धारा लगी थी उसमें 7 साल से कम की सजा थी, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही। पॉक्सो अगर हट गई तो बाकी धाराएं जो लगी उसमें 1 से 3 साल की सजा है, इसलिए संभव है गिरफ्तारी ना हो। और चार्जशीट अगर फाइल हो गई 15 जून तक, जो कि अनुराग ठाकुर ने कहा था, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद जो आरोपी है वो जमानत का हकदार हो जाता है या जमानत के लिए वो याचिका लगा सकता है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजभूषण और क्या कहा था अनुराग ठाकुर ने। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। तो महिला पहलवान है तो पिता ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। सुन लिया आपने ब्रजभूषण को। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है